हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल जीएस बाय प्रियंका। और आज की इस क्लास में हम पॉलिटी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही बेसिक है और इससे ना कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हम इसको कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे बना। यहाँ पे हम सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे तो आपका कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं छूटेगा। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। चलिए फिर बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे हम सारी चीज़ें बेसिक से जानेंगे। तो अगर हम यहाँ पे ये पढ़ने वाले हैं कि मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, यानी किसी भी देश का संविधान क्या होता है। तो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो ये एक रूल बुक होती है जिसमें ये रूल्स लिखे होते हैं कि किसी भी कंट्री को कैसे गवर्न करना है, कैसे चलाना है। तो सिंपल लैंग्वेज में इसको हम रूल बुक कह सकते हैं। The Constitution is a set of fundamental laws and principles that establish the structure and functioning of a country। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं वो सेट ऑफ फंडामेंटल लॉज एंड प्रिंसिपल होते हैं जिसके द्वारा किसी भी कंट्री को गवर्न किया जाता है। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट होता है किसी भी नेशन के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी कंट्री के लीगल एंड पॉलिटिकल सिस्टम का बेस होता है, यानी कि आधार होता है। अब यहाँ पे हमने ये तो जान लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। अब इसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि इंडिया में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे आया। तो इसके लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि सबसे पहली बार किसने डिमांड की कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि संविधान सभा होनी चाहिए जो कि हमारे इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। तो सबसे पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड की थी एम.एन. रॉय ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थे ये, और ये सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी के फाउंडर थे। और इन्होंने ही पहली बार ये डिमांड रखा था कि एक संविधान सभा होनी चाहिए जो कि हमारे देश के लिए संविधान का निर्माण करे। तो इन्होंने ये जो डिमांड है वो की थी 1934 में। इसके बाद 1935 में जो आईएनसी है यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, इन्होंने पहली ऑफिशियली ऑफिशियली ये डिमांड किया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए जो कि इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। 1935 के बाद 1940 में यहाँ पे आता है ऑगस्ट ऑफर, और उस टाइम पे इंडिया का वायसराय था लिनलिथ गो। तो ये ऑफर उसी के द्वारा आता है और उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा उसको बाद में रिजेक्ट भी कर दिया जाता है। और इसके बाद यहाँ पे 1942 में हम देखते हैं कि जो क्रिस्प मिशन है वो इंडिया आता है। इसमें ये बोला जाता है कि इंडिपेंडेंट इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे बनाया जाएगा, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। इसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन इंडिया आता है और इसके द्वारा जो भी डिमांड्स होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि जो संविधान सभा बनी थी उसमें कंपोजिशन कितना था, यानी कौन कौन से लोग थे, कितने मेंबर वहाँ पे थे। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन नवंबर 1946 अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय द कैबिनेट मिशन प्लान। तो जो कैबिनेट मिशन प्लान आया था उसी के तहत में नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल स्ट्रेंथ कितनी होती है तो टोटल इसमें 389 जो है मेंबर्स होते हैं। अब इसमें से भी डिवीज़न ये होता है कि 296 मेंबर्स होंगे ब्रिटिश इंडिया से, यानी कि जहाँ पे ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, जहाँ पे उनका शासन था, वहाँ से 296 मेंबर थे। और उसके अलावा 93 मेंबर्स यहाँ पे थे प्रिंसली स्टेट से। ये जो ब्रिटिश इंडिया से 296 मेंबर थे इसको भी फर्दर कैटेगराइज किया गया था 292 मेंबर्स एंड 4 मेंबर्स में। ये जो 292 मेंबर्स थे ये होते थे जो गवर्नर प्रोविंस था वहाँ से, और जो 4 मेंबर्स थे वो होते थे चीफ कमिश्नर प्रोविंस से। टोटल यहाँ पे 389 मेंबर्स थे। लेकिन कई बार ना क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि प्रिंसली स्टेट से कितने मेंबर थे, तो 93 मेंबर्स थे। यहाँ पे जितने भी मेंबर्स हैं उनका यहाँ पे जो इलेक्शन होता था वो इनडायरेक्ट तरीके से होता था, और वो चीज़ भी कैसे होती थी ये आगे हम देखेंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो भी प्रोविंस थे और जो भी प्रिंसली स्टेट थे
वहाँ पे जो भी सीट अलॉट की जा रही थी तो वो उनके पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में अलॉट की जाती थी। और अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि कितने लोगों पे एक सीट दी जाती थी तो 1 मिलियन यानी कि 10 लाख अगर लोग हैं तो उन पे केवल एक सीट यहाँ पे अलॉट की गई थी। तो जो भी सीट यहाँ पे ब्रिटिश प्रोविंस में अलॉट की गई थी वो 3 इम्पॉर्टेंट कम्युनिटीज़ को अलॉट की गई थी। और कौन कौन सी वो कम्युनिटीज़ थी? तो मुस्लिम, सिख एंड जनरल। यहाँ पे जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनको इनडायरेक्ट तरीके से इलेक्ट किया जा रहा था। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच कम्युनिटी वर टू बी इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ दैट कम्युनिटी इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली and voting was to be by the method of proportional representation by means of single transferable vote। यानी कि इनडायरेक्ट तरीके से इनका वोट यहाँ पे हो रहा था, यानी कि इलेक्शन। प्रिंसली स्टेट से 93 यहाँ पे मेंबर्स थे तो उनका इलेक्शन नहीं हो रहा था, उनको नॉमिनेट किया जा रहा था जो भी प्रिंसली स्टेट के हेड थे उनके द्वारा। ये जो इलेक्शन है मेंबर्स का वो इलेक्शन होता है जुलाई अगस्त 1947 के टाइम पे। और उसका रिजल्ट ये होता है कि सबसे ज़्यादा सीट्स मिलती है कांग्रेस को और उनकी सीट होती है मेजॉरिटी में। तो इलेक्शन इनका होता है जुलाई अगस्त 1947 में। और इसका रिजल्ट ये होता है कि कांग्रेस जो होती है ये जीत जाती है क्योंकि इनको मिलते हैं टोटल 208 सीट्स। इसके अलावा जो मुस्लिम लीग होता है उसको मिलते हैं 73 सीट्स और जो इंडिपेंडेंट्स होते हैं उनको मिलती है 15 सीट्स। यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में ये डिस्कस किया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल 389 मेंबर्स थे, लेकिन ये तब थे जब इंडिया एंड पाकिस्तान का डिवीज़न नहीं हुआ था। जब इंडिया का और पाकिस्तान का पार्टीशन हो जाता है तो ये जो 389 मेंबर्स होते हैं ये घट करके 299 मेंबर्स हो जाते हैं, क्योंकि जो हिस्सा पाकिस्तान में चला जाता है तो वहाँ की सीट्स यहाँ पे कम हो जाती हैं। इसको भी आप याद रख सकते हैं कि पार्टीशन के बाद केवल 299 सीट्स ही यहाँ पे रिमेनिंग थी। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी इसके क्या क्या फंक्शंस थे, क्योंकि फंक्शन से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये भी जानना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट बनाए गए थे सचिदानंद सिन्हा और ये टेम्पोरेरी प्रेसिडेंट थे, यानी कि अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि परमानेंट प्रेसिडेंट कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के तो वो हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम करती थी तो उस टाइम पे इसके प्रेसिडेंट होते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब ये लेजिस्लेटिव फंक्शन का काम करती थी यानी कि लॉ बनाने का काम करती थी तो इसके प्रेसिडेंट होते थे जीवी मावलंकर। तो इसी वजह से इनको कह दिया जाता है फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, क्योंकि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये हमारे पहले पार्लियामेंट की तरह फंक्शन कर रही थी। तो कई बार आपसे ये सवाल भी एग्जाम में पूछा जाता है कि फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन थे, तो वो हो जाएंगे जीवी मावलंकर। इसके वाइस प्रेसिडेंट थे टीटी कृष्णामाचारी और एचसी मुखर्जी। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ तो क्लियर हो गया होगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लॉ बनाने का भी काम करती थी, तो उस टाइम पे इसके अध्यक्ष होते थे जीवी मावलंकर। और जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम करती थी तब इसके प्रेसिडेंट होते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब इसके अलावा जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इसके कुछ और भी फंक्शंस थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा इंडिया की जो मेंबरशिप है कॉमनवेल्थ की उसको रेटिफाई किया गया था 1949 में। इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा ही नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया था 22 जुलाई 1947 को। नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया गया था 24 जनवरी 1950 को और 24 जनवरी 1950 को ही नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग दोनों को इनके द्वारा अडॉप्ट किया गया था। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इंडिया के पहले प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट किया गया था 24 जनवरी 1950 को। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 24 जनवरी 1950 को ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इनका फाइनल सेशन होता है। लेकिन इस डेट को भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड नहीं होती है, ये प्रोविजनल पार्लियामेंट की तरह काम करते हैं और ये तब तक काम करते हैं जब तक कि इंडिया में पहले इलेक्शंस नहीं हो जाते। तो इंडिया में जो फर्स्ट जनरल इलेक्शंस हैं वो 1951 से 52 के बीच में होते हैं, तब तक हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही प्रोविजनल पार्लियामेंट की तरह फंक्शन करती है।
ये सारे फंक्शंस थे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। इसके बाद यहाँ पे आपको कुछ बेसिक चीज़ें देखनी हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग होती है 9 दिसंबर 1946 को और इस मीटिंग में 211 मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। और जब इसकी थर्ड मीटिंग होती है 13 दिसंबर 1946 को, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है उसको यहाँ पे पेश किया जाता है और बाद में यही जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है ये बनता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिएम्बल। कई बार एग्जाम में डेट भी पूछा जाता है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा कब अपनाया गया, तो 22 जनवरी 1947 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा अडॉप्ट किया जाता है। और अगर आपसे पूछे कॉन्स्टिट्यूशन बनने में कितना टाइम लगा, तो 2 इयर्स 11 मंथ 18 डेज लगे थे। आपसे अगर पूछा जाए कि टोटल कितने सेशंस यहाँ पर हुए थे, तो 11 सेशंस यहाँ पे हुए थे। 165 डेज तक ये सारी चीज़ें चली थी और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको बनाने में 64 लाख रुपीस लगे थे। हमने इतनी सारी चीज़ें डिस्कस की कि हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना और ये सभी लोग इन्वॉल्व थे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, तो इनके बीच में कोई डिसएग्रीमेंट ना हो, सारी चीज़ें बहुत ही स्मूथ तरीके से चले। इसकी वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत सारी कमिटीज़ बनाई जाती हैं और उन कमिटीज़ को कुछ इम्पोर्टेंट टास्क दिए जाते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें कमिटीज़ की, तो जो भी कमेटी यहाँ पे बनी थी तो इसमें कुछ मेजर कमेटीज थी, यानी कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों पे भी यहाँ पे डिस्कशन हो रहा था। इसके अलावा कुछ माइनर कमेटीज भी थी। अब जो मेजर कमेटीज थी वो आपसे कई बार नंबर पूछा जाता है, तो 8 यहाँ पे मेजर कमेटीज थी और 14 यहाँ पे माइनर कमेटी थी, यानी कि टोटल जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इसमें 22 कमेटीज बनी थी। ये सारी चीज़ें भी आगे लिखी हुई हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कमेटी का नाम दे करके कि इस कमेटी के हेड कौन थे या फिर चेयरमैन कौन थे, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। आप 1-2 बार इसको रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे हम मेजर कमेटीज़ के बारे में चीज़ें डिस्कस करेंगे। ये जो मेजर कमेटीज़ है इसमें आप देख पा रहे होंगे कि सबसे पहला यहाँ पे है यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, स्टेट कमेटी, कमेटी फॉर नेगोशिएटिंग विथ स्टेट, यानी कि स्टेट से कैसे नेगोशिएट करना है कि वो इंडिया को ज्वाइन करे। तो ये सारी चीज़ों के लिए जो भी कमेटीज़ बनी थी उसके यहाँ पे हेड थे जवाहरलाल नेहरू। तो आप याद रखेंगे कि यूनियन शब्द जिसके आगे लगा था इसके हेड थे जवाहरलाल नेहरू। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एक्सक्लूडेड एरियाज, इस कमेटी के हेड थे सरदार पटेल और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ये कमेटी बनेगी ड्राफ्टिंग कमेटी, इसके हेड थे BR अम्बेडकर जी। इसके अलावा 2 मेजर कमेटीज और हैं यहाँ पे, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी एंड स्टीयरिंग कमेटी। अब ये जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी एंड स्टीयरिंग कमेटी है ये इसलिए बनाई गई थी कि जो भी चीज़ें चल रही हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वो अच्छे से चले, रूल के हिसाब से चले, और जो भी मेंबर्स हैं उनकी सैलरी कैसे देनी है, तो ये सारी चीज़ों के लिए ये दोनों कमेटीज बनी थी और इसके हेड थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जैसे यहाँ पे मेजर कमेटीज इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं, सेम उसी तरीके से जो माइनर कमेटीज हैं इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे जो माइनर कमेटी है इसमें आपको याद रखना है कि जो कमेटी बनी थी लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन को लेके, उसके यहाँ पे हेड हो जाएंगे SK धर। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन के हेड थे SK धर। इसके अलावा स्पेशल कमेटी टू एग्जामिन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, इसके हेड थे जवाहरलाल नेहरू, ये माइनर कमेटी थी। एडहॉक कमेटी ऑन द नेशनल फ्लैग, इसके हेड थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एडहॉक कमेटी ऑन द सुप्रीम कोर्ट, इसके हेड थे S वर्धाचारी। यहाँ पे ये जो 5th नंबर वाला है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमने डिस्कस की है मेजर एंड माइनर कमेटीज़ के बारे में, तो टोटल 22 कमेटीज़ थी। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि जो भी ड्राफ्ट आए थे कॉन्स्टिट्यूशन के वो कब आए थे। इस पे वैसे स्पेसिफिक आपसे नहीं पूछा जाएगा कि किस डेट को आए थे, लेकिन कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपसे पूछे कि पहला ड्राफ्ट कब आया, तो 9 से लेके 23 दिसंबर 1946 में आया था। 10th ड्राफ्ट आया था इनका 6 से लेके 17 दिसंबर 1949 के बीच में,
और जो 11th ड्राफ्ट था, जो फाइनल वाला था, वो आया था 14 से लेके 26 दिसंबर 1949 के बीच में। हमारा जो फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके बनने से पहले उसमें 7000 प्लस जो है अमेंडमेंट किए गए थे। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस हो रही थी, मतलब बहुत ही सोच समझ के हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो तैयार किया गया था। यहाँ पे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट मैंने ये भी लिखा है, फाइनल ड्राफ्ट वॉज प्रेजेंटेड बाय B.R. अम्बेडकर। जो फाइनल ड्राफ्ट था कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको B.R. अम्बेडकर जी के द्वारा प्रेजेंट किया गया था 4 नवंबर 1948 को। अब कई बार क्या होता है कि ये पूछा जाता है कि किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से इन्होंने इस ड्राफ्ट को प्रेजेंट किया था, तो बंगाल कॉन्स्टिट्यूएंसी से। सीडीएस और एनडीए जो एग्जाम्स होते हैं, वहाँ पे ये सारी चीज़ें भी पूछी जाती हैं कि कौन कौन सी प्रोविजंस थे जो कि 26 नवंबर 1949 को ही इम्पोज कर दिए गए थे। तो ये ऐसे प्रोविज़न थे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे, तो इस वजह से इनको हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके इन्फोर्स करने से पहले ही इनको इन्फोर्स करना पड़ा। कौन कौन से वो प्रोविजंस थे, तो इलेक्शन, सिटीजनशिप एंड प्रोविजनल पार्लियामेंट। तो ये तीनों हमारे देश को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, तो इस वजह से इनको पहले ही वहाँ पे इम्पोज कर दिया गया था। जो भी चीज़ें समझने वाली थी वो हमने यहाँ पे समझ लिया है। इसके बाद आपको यहाँ से कुछ डिटेल चीज़ें याद रखनी है जिससे कि वन लाइनर क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि लीगल या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र कौन थे, तो वो हो जाएंगे B.N. राव। ये थे कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर लीगल एडवाइज़र। चीफ ड्राफ्ट्समैन अगर आपसे पूछे तो वो हो जाएंगे S.N. मुखर्जी। और अगर आपसे पूछा जाए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की लास्ट सिटिंग कब हुई थी, यानी कि अंतिम बैठक कब हुई थी, तो वो हुई थी 24 जनवरी 1950 को। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस पर टोटल 284 मेंबर्स ने साइन किया। अब ये जो मेंबर्स थे ना, इनमें 15 जो है विमेन मेंबर भी थी, तो इन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूशन पर साइन किया था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं, इनको इंडिया के पहले प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट किया गया था 24 जनवरी 1950 को। इसके अलावा एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसकी कैलीग्राफी किसने की, यानी इसको लिखा किसने। तो इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अलग अलग पर्सन ने लिखा है, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट है, वहाँ से ही इसको मैंने लिया है। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इंग्लिश में किसने लिखा था, तो इसको लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी में किसने कैलीग्राफी की थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, तो वो किया था वसंत कुमार वैद्य ने। अब इसके अलावा आप देखते होंगे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो पेज है ना साइड वाला, वहाँ पे ऐसे फ्लावर्स बने हैं, कुछ डिज़ाइंस बने हैं। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको डेकोरेट किसने किया था, तो दो लोग यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो हो जाएंगे नंदलाल बोस और एक हो जाएंगे ब्योहर राम मनोहर। तो नंदलाल बोस ये बहुत ही फेमस पेंटर थे, इन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को डेकोरेट किया था। इन्हीं के शिष्य थे ब्योहर राम मनोहर, इन्होंने जो हमारा प्रियम्बल वाला पेज है उसको डेकोरेट किया था। तो दो लोग डेकोरेट करने में शामिल थे और दो लोग इसको लिखने में भी शामिल थे। इसके अलावा हमने जो डिस्कस किया कि कमेटीज कौन कौन सी थी, तो 8 मेजर कमेटीज थी और 14 यहाँ पे माइनर कमेटीज थी। टोटल 22 कमेटीज थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। ये वाला जो कमेटी है इसको मैंने अलग से लिखा है कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी वो बनी थी 29 अगस्त 1947 को, और इसके चेयरमैन थे B.R. अम्बेडकर, और इसमें टोटल 7 मेंबर्स थे। तो ये जो 7 मेंबर्स हैं इनका नाम आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। इसमें B.R. अम्बेडकर जी चेयरमैन थे। इसके अलावा अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगर, N. गोपाल स्वामी अयंगर, मोहम्मद सादुल्ला, K.M. मुंशी, ये सारे लोग भी शामिल थे। इसके अलावा ये जो दो नाम है B.L. मित्तर एंड D.P. खेतान, ये लोग भी शामिल थे इस ड्राफ्टिंग कमेटी में, लेकिन बाद में इनको कुछ इश्यूज आ गए थे, यानी हेल्थ रिलेटेड कुछ इश्यूज थे, तो इनके जगह पे दूसरे पर्सन्स आए थे। ये जो B.N. मित्तर थे इनको रिप्लेस किया था माधव राव ने। D.P. खेतान जो थे इनकी जगह पे रिप्लेस किया था T.T. कृष्णामाचारी ने, यानी कि इनकी जगह पे T.T. कृष्णामाचारी यहाँ पे शामिल हुए थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में हमने सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। इसके बाद आपको देखना है एंटरिम गवर्नमेंट के बारे में। इंडिया में जब तक जनरल इलेक्शंस नहीं हुए थे
तो उस टाइम तक एंटरिम गवर्नमेंट ही गवर्नमेंट का काम कर रही थी। तो कई बार इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन थे प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर, तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। और अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर कौन थी, तो राजकुमारी अमृत कौर। और ये ना अकेली महिला थी कैबिनेट में, ओनली फीमेल इन दी कैबिनेट, और ये थी फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट होम मिनिस्टर कौन थे इंडिया के, तो वो हो जाएंगे सरदार पटेल। यहाँ पे मैंने जो चीज़ें लिखी है ना वो फर्स्ट वाले ही हैं, क्योंकि हम यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं, एंटरिम गवर्नमेंट की। तो ये एंटरिम गवर्नमेंट ही पहली बार बनी थी, तो जो भी लोग यहाँ पे थे वो फर्स्ट नंबर के ही थे, जैसे कि ये फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर और ये फर्स्ट होम मिनिस्टर। इसके अलावा ये हो जाएंगे फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर, और वो कौन थे, सरदार बलदेव सिंह। अब ये वाला एग्जाम में पूछा हुआ है कि फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, तो ये हो जाएंगे आर सन्मुख चेट्टी, ये फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर थे। फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर अगर आपसे पूछा जाए तो वो हो जाएंगे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अगर आपसे पूछा जाए तो वो हो जाएंगे डॉक्टर जॉन मथाई। यहाँ से आपको याद रखना है फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर, फर्स्ट होम मिनिस्टर एंड फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर, एंड इसके अलावा फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं कुछ बेसिक चीज़ें कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि पूरे वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ज़्यादा बड़ा है। फर्स्ट कंट्री जिसने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और अडॉप्ट किया वो था यूएसए। इन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले बनाया था और इन्होंने उसको अडॉप्ट किया था 4 जुलाई 1948 को। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि मोतीलाल नेहरू जो कि चेयरमैन थे, इसके अलावा 8 अदर जो कांग्रेस के लीडर थे, इन्होंने इंडिया के लिए कब एक कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था, तो 1928 में। लास्ट में हम यहाँ पे बात करेंगे कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होते हैं, इनमें डिफरेंस क्या होता है। यहाँ पे तो नाम से ही पता चल रहा है कि जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि स्ट्रक्चर्ड तरीके से जो भी कॉन्स्टिट्यूशन कंपाइल किया गया है उसको हम कहते हैं कि ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि लिखित संविधान है। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ये स्ट्रक्चर्ड नहीं होता, यानी कि ये लिखित ही नहीं होता। इसके अलावा इन दोनों में एक चीज़ ये भी आ जाती है बात कि ये जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं ये आसानी से अमेंड नहीं किए जा सकते। इसके अलावा जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं ये इजीली अमेंड किए जा सकते हैं, यानी कि अगर कोई भी संशोधन करना है तो जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है इसको बहुत ही आसानी से बदला जा सकता है। लेकिन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को आसानी से बदला नहीं जा सकता। यहाँ पे बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, बहुत सारे स्टेप होते हैं जिसको फॉलो करना होता है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का अगर आपसे एग्जाम्पल पूछे तो इंडिया हो जाएगा, यूएसए में भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। यहाँ पे आपको ये दो वर्ड दिख रहे होंगे, फेडरलिज्म एंड यूनिटरी फीचर। तो फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, अगर हम यहाँ पे बात करें फेडरलिज्म की तो इसका मतलब ये होता है कि जहाँ पर जो भी पावर है वो सेंटर गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों के बीच में डिवाइड हो रही हैं, उसको हम कहते हैं कि ये फेडरलिज्म है, यानी कि सेंटर के पास भी पावर है एंड स्टेट के पास भी पावर है। यूनिटरी फीचर में क्या होता है, यहाँ पे सेंटर जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, स्टेट पावरफुल नहीं होता। इंडिया में ना तो फेडरलिज्म है ना तो यूनिटरी फीचर है, इन दोनों का मिक्स यहाँ पे पाया जाता है। यानी कि यहाँ पे फेडरेशन तो है लेकिन सेंटर यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रांग है, यानी कि सेंटर ने पावर तो दे दी है स्टेट्स को लेकिन तब भी सेंटर जो है वो हमारा स्ट्रांग है। तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम कह सकते हैं फेडरेशन विथ स्ट्रांग सेंटर। यहाँ से आपको ये याद रखना है कि अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि इंडिया के फेडरल सिस्टम को क्वासी फेडरल किसने कहा, अब ये जो क्वासी है तो इसका मतलब होता है हाफ, तो किसने कहा कि इंडिया का जो फेडरलिज्म है वो आधा फेडरलिज्म है, हाफ फेडरलिज्म है, तो इसको कहा था केसी वियरे ने। इसके अलावा इंडिया के फेडरल सिस्टम को बार्गेनिंग फेडरल कहा था मोरिस जॉन्स ने। लास्ट यहाँ पे है इंडिया के फेडरल सिस्टम को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म अगर आपसे पूछा जाए किसने कहा था तो इसको कहा था ग्रेनविल ऑस्टिन ने।
ये चीज़ें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और यहाँ पे जो भी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड है, यानी कि जो भी चीज़ें यहाँ पे हैं वो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में पूछी गई हैं। ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी और अगर आपने इस क्लास को लास्ट तक देखा है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था तो ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट्स थे, कितने इसके ड्यूल्स थे। ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसके ड्यूल्स एंड पार्ट कितने थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और कितने आर्टिकल्स थे। ये तीनों चीज़ें आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इससे मुझे आपको पता चलेगा कि आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है या नहीं। और अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड।